नमस्कार दोस्तों, होशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। कल यानी 30 नवंबर को तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान होगा और इस तरीके से जो 5 राज्यों में चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम और तेलंगाना, इन 5 राज्यों की कम से कम मतदान की जो प्रक्रिया है, वो पूर्ण हो जाएगी। 3 दिसंबर को सभी राज्यों के रिजल्ट आने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि 3 दिसंबर को मोटे तौर पर ये तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी फ़ायदे में रहेगी या नुकसान में रहेगी। कांग्रेस पार्टी लूज़र साबित होगी या जिन राज्यों में उसकी सरकारें हैं, वहाँ वो बनाए रखने में कामयाब हो जाएँगी। जो सूचनाएँ मिल रही हैं, राजस्थान में कांग्रेस हारेगी, भारतीय जनता पार्टी 5 साल बाद फिर से सत्ता में लौटेगी। मध्य प्रदेश में नज़दीकी मुकाबला ज़रूर है, पर भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार बना लेने के दावे किए जा रहे हैं विश्लेषकों के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा भी। छत्तीसगढ़ में नज़दीकी मुकाबला है, टफ फाइट है। भारतीय जनता पार्टी का लगभग सूपड़ा साफ हुआ था 2018 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन क्या ये इतना सुधार हुआ है कि वहाँ सत्ता का परिवर्तन हो जाए? यानी ये कांग्रेस को हरा करके सत्ता में लौट आए? इसको लेकर के जो विश्लेषक हैं, जो जानकार हैं, उनको संशय है। उनका कहना है कि एक इतिहास भी रच सकती है कांग्रेस पार्टी दोबारा निरंतरता में सरकार बना करके, क्योंकि पिछले करीब 15-20 सालों में किसी राज्य में कांग्रेस रिपीट नहीं हुई है। तो अगर छत्तीसगढ़ में ऐसा करती है, तो निश्चित रूप से वो उस ट्रैक पर लौटेगी छत्तीसगढ़ से, जिस ट्रैक पर पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी है। यानी कई राज्यों में उसकी सरकारें रहते हुए भी वो निरंतरता में फिर से चुनाव जीत करके सरकार बनाती है। मध्य प्रदेश ऐसा ही स्टेट है, गुजरात ऐसा ही स्टेट है, कई दूसरे राज्यों में भी वो ये करिश्मा कर चुकी है। अब जरा बात कर लें कि इन 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद देश की राजनीति में क्या होने वाला है? इसके संदेश और संकेत क्या जाने वाले हैं? और चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब बिल्कुल दूर नहीं रह गया है, हम नवंबर के आखिर में पहुंच गए हैं। 3 दिसंबर को यानी अगले महीने, अब से 4 दिन बाद रिजल्ट आने वाले हैं इन 5 राज्यों के, और दिसंबर में तो ये रिजल्ट आने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक तरीके से चुनावी दुंदुभी ही बज चुकी होगी, क्योंकि अप्रैल में और मई के पहले पखवाड़े में मतदान होता है लोकसभा चुनाव के लिए, और मई में ही 20 तारीख के बाद नतीजे आ जाते हैं। 30 मई तक नई सरकार का गठन हो जाता है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद के रूप में जब शपथ ग्रहण की थी, तो वो तारीख थी 26 मई। 2019 में उन्होंने 30 मई को शपथ ग्रहण की थी। तो इसी के आसपास इस बार भी नई सरकार का प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करेगा, और जिस तरह की सूचनाएं हैं, जिस तरह का देश में माहौल है, और चूंकि एक विखंडन दिखाई दे रहा है विपक्षी दलों के बीच में, और कोई एक ऐसा नेतृत्व या नेता
देश में अभी भी नहीं उभर सका है कि जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को चुनौती दे सके। तो इसलिए इस बात की संभावनाएं अधिक हैं कि तीसरी बार निरंतरता में नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब क्या होगा ये तो जब अप्रैल में और मई में इस देश के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जनादेश देंगे, तो जब नतीजे सामने आएँगे तभी खुलेगा। लेकिन इस बात की आशंका बहुत कम है कि विपक्षी दल एकजुट होकर के भी किसी तरह का कोई बड़ा उलटफेर कर पाएँगे। अब आते हैं 2 बड़े राज्यों पर। लोकसभा सीटों के नज़रिए से अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और दूसरा स्टेट जो 80 के बाद दूसरे नंबर पर आता है सीटों के लिहाज से, वो है महाराष्ट्र, जहां 48 सीटें हैं। इन 2 स्टेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की निगाहें टिकी हुई हैं। और इसकी वजह ये है कि उत्तर प्रदेश में 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी को निर्णायक सीटें मिली थी और बढ़त मिली थी। 80 में से 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने जीत ली थी। 2019 में 10 सीटें कम हो गई, बल्कि 8 सीटें कम हो गई और 64 सीटें भाजपा और उनके सहयोगियों ने जीती थी। इसका मतलब ये है कि 2014 में भी जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और 2019 में भी जब मोदी के ही नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी, तो उत्तर प्रदेश का जो योगदान था, जो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का योगदान था, वो बेहद महत्वपूर्ण था। जो दूसरा स्टेट है, यानी महाराष्ट्र, अगर उसकी बात करें और वापस फिर उत्तर प्रदेश पर लौटेंगे, तो महाराष्ट्र में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, तब शिवसेना एकजुट थी, उद्धव ठाकरे नेतृत्व कर रहे थे, तब दोनों दलों के बीच में जो गठबंधन था उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 23 में से शिवसेना जीती थी 18 सीटें और भारतीय जनता पार्टी 25 में से जीती थी 23 सीटें। इस बार बड़ा भारी राजनीतिक उलटफेर वहां हो चुका है। वैसे तो 2019 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो लोकसभा में भी भाजपा और शिवसेना गठबंधन को अधिकांश सीटें मिल गई थी और विधानसभा में भी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो गठबंधन ने चुनाव लड़ा था, उसमें स्पष्ट जनादेश दोनों पार्टियों को मिल गया था, 161 सीटें मिल गई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को डिच किया, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार गठित कर ली, विकास आघाड़ी उसका नाम रख दिया और वो करीब 2.5 साल भारत भारत भारतीय भारतीय जनता पार्टी इसलिए मन महसूस करके रह गई क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में निरंतरता में दूसरी सरकार बनने जा रही थी। शरद पवार कांग्रेस के नेतृत्व ने और शिवसेना प्रमुख यानी उद्धव ठाकरे ने एक तरीके से इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और सरकार बना ली। लेकिन 2.5 साल चलने के बाद वो सरकार गिर गई और शिवसेना में एक बड़ा टूट-फूट हो गया। 56 में से 55 में से उसके 40 एमएलए टूट गए और वो
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के मिल गए। उन्होंने शपथ ग्रहण की और देवेंद्र फडणवीस ने आश्चर्यजनक रूप से उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसके बाद एक और घटनाक्रम हुआ। इसके करीब-करीब 1 साल बाद एनसीपी में भी टूट हो गई शरद पवार की पार्टी में। उनके भतीजे अजित पवार ने बगावत कर दी। तो उनके भी करीब 40 एमएलए टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और अजित पवार ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। बहुत सारे लोगों में हालांकि रिएक्शन भी है कि ये जो अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, इससे कहीं उसे नुकसान ना उठाना पड़ जाए। और जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, तो आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में तो वहां या दूसरे राज्यों में नरेंद्र मोदी का ही सिक्का चलता है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने 2019 में भी अगर मैक्सिमम लोकसभा सीटें जीती थी वहां की, तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही जीती थी। इस बार हालात बदले हुए हैं। 2019 अक्टूबर में जिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने मिलकर के कांग्रेस के सहयोग से वहां सत्ता परिवर्तन करके भाजपा को डिच किया था, धोखा दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी अब एनसीपी को भी तोड़ चुकी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी तोड़ चुकी है और उसकी मंशा इस बार ये है। अब भाजपा की योजना ये है कि जो धड़े एनसीपी और शिवसेना के टूट करके आए हैं, उनके सहयोग से वो 48 में से अधिकांश सीटें जीत ले और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस समेत शरद पवार को एकदम किनारे लगा दे। वैसे भी कांग्रेस कोई बड़ी ताकत अब लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो महाराष्ट्र में बची नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय कांग्रेस पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी, चंद्रपुर वाली, और एनसीपी को केवल 4 सीटें मिली थी। तो इस बार जो योजना है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, वो ये है कि पिछली बार तो उन्होंने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार वो पालघर समेत 26 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। 1-2 सीटें इधर-उधर हो सकती हैं। जो सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ी थी, वो भाजपा लड़ सकती है। जो शिवसेना ने लड़ी थी, वो शिंदे गुट लड़ सकता है। यानी जो सीटें उन्होंने नहीं लड़ी थी और दावे बनते हैं उन पर। और जो 26 के बाद 22 सीटें बचती हैं, तो बीजेपी नेतृत्व का कहना ये है, उसके सूत्रों का ये कहना है कि जो एनसीपी है यानी अजित पवार गुट है, उसको, और जो उद्धव ठाकरे शिंदे गुट है यानी शिवसेना शिंदे गुट है, उसको कम से कम वो सीटें जरूर दी जाएं जहां से जीतने वाले एमपी जब टूट-फूट हुई थी तो शिंदे के साथ आ गए थे। 13 ऐसे एमपी हैं 18 में से जो शिंदे के साथ आ गए थे। तो उनको सीटें दे दी जाएँ और जो बाकी की बची हुई सीटें हैं वो अजित पवार को दे दी जाएँ। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार क्या इतनी सीटों से संतुष्ट होंगे? वैसे उनके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन बचा भी नहीं है। उनको इतनी सीटों पर राज़ी होना होगा। ऐसे में आप ये मान कर के चलिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी 26 सीटों पर चुनाव लड़ती है, पिछली बार का परफॉर्मेंस याद रखिए, 25 में से 23 सीटें जीती थी। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 26 में से अधिकांश सीटें जीत सकती है। और चूंकि गठबंधन में अजित पवार वाला गुट और एकनाथ शिंदे वाला गुट भी चुनाव लड़ेगा, तो इन तीनों पार्टियों को मिलाकर के ये तो हम मान करके चल सकते हैं कि 35 के आसपास सीटें आराम से ये गठबंधन जीत सकता है 48 में से। अब 35 सीटें अगर महाराष्ट्र में ये गठबंधन जीत लेता है और जैसी कि
संभावना व्यक्त की जा रही है उत्तर प्रदेश के मामले में, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी अनुप्रिया पटेल की पार्टी, ये सब मिल कर के 70 से ज़्यादा सीटें जीत लेती हैं। तो केवल 2 राज्यों में ही 100 से ज़्यादा लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ जीतने में कामयाब हो जाएगी। और ये एक बड़ा बड़ी उसकी एक तरीके से कामयाबी होगी। तो देखते हैं, चर्चाएँ तो यही हैं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कम से कम 26 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। पालघर उसकी अपनी सीट हुआ करती थी, पिछली बार शिवसेना वहाँ से लड़ी जीती। इस बार भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।